डिस्ट्रेस में है, अगर नॉर्थ ईस्ट से आया बच्चा हेल्पिंग हैंड को संपर्क कर सकता है। आई नो खून गर्म होता है। अपना इंडिया का मैप ले जाते थे, बाबा ये है असम, ये है अरुणाचल, और हम यहां से आते। आज भी मेरा यहाँ में गद्दा है। ये देश हर बच्चा को मौका देता है, जिसका माँ पिताजी बिना लेक्चर दिए हुए, भाषणबाजी नहीं करते हुए, अगर वो एक शब्द ही बोले और उसको अगर करके दिखाएगा, एक तो है कि हम मेजॉरिटी की तरफ दिखता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम इतना गर्मी में वी कैन नॉट सर्वाइव। 3, हमारा खान पान अलग है। राइट। 4, कल्चरल बिल्कुल शौक है। राइट। अलग दुनिया है। इसका पिताजी कौन? उसमें भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा एक बसेरा होगा नाम, उसका नाम अरुणाचल। माँ कामाख्या। यस, श्री कृष्ण, रुक्मिणी श्री कृष्ण मेरे स्टेट का है। हम सब मिलके अपना भारत माँ के आंचल में सब खिलेंगे हंसी खुशी से। So be the change you want to see. Yeah, be the change you want. नमस्ते, हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। हमारे आज के पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी निष्ठा, दृढ़ता और संकल्प की। कैसे डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और रेजिलियंस के सहारे आप अपने जीवन की तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके समाज में एक ओहदा और मुकाम हासिल करते हैं, और फिर यहीं नहीं रुकते। हृदय में निष्काम भाव रखते हुए कैसे खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस श्री रॉबिन हिब्बू की, जो कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर तो हैं ही। अगर उनके हम अचीवमेंट्स की बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इसी के साथ साथ श्री रॉबिन हिब्बू बने करोड़ों जिंदगियों के मसीहा। नॉर्थ स्टार अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि आज हम मुखातिब होने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से आए टॉप कॉप सुपर हीरो श्री रॉबिन हिब्बू से। नमस्ते सर, जय हिंद, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जय हिंद। सर, जब मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी, सुन रही थी, आपके जीवन को मैंने, लाइफ को जब फॉलो किया, तो सच बताऊं तो जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, आपके जीवन की यात्रा अब तक जो मैंने देखी वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। स्कूल जाना है तो 10 किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा, बिजली पानी नहीं है, रिमोटेस्ट ऑफ रिमोटेस्ट एरिया में आपका घर है, और फिर वहां से तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके आप पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन। आप बनते हैं इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर, और फिर यूएन पीस मेडल जैसे कई सारे फेलिसिटेशंस हैं जिनसे आपको नवाजा गया। वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी सर, और शायद इंस्पायरिंग, हम शायद नहीं, मैं ये पूरे निष्ठा से कह सकती हूँ कि इट इज सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। देखो, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अगर तुम्हारा दिल में जज्बा है, मेहनत करने का अगर क्षमता रखता है, और जिंदगी में कुछ करने के लिए अगर आपका दिल में वो आग बबूला है, तो मेरा ये मानना है आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे गरीबी हो, चाहे पक्षपात हो, चाहे कुछ भी हो। ये जानी जो मैंने कहा, मुझे प्रेरणा मिली महात्मा गांधी से, मदर तेरेसा से, मार्टिन लुटान से, रतन टाटा से। सुनते आते थे कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो खुदी को कर बुलंद, इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, जो इस कहानी को हर रोज सुनते थे। तो ये तो एक, ये मैं कहूँगा कि अपना देश को, अपना समाज को मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया। भारत को भी मैंने प्रतिनिधि किया है, यूएन में कमांडर रहा। तो ये जो आपने कहा इतना दूर दराज, देखो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी हमारा देश में बहुत लोग इस तरह की अभी भी हर दिन हर रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद कभी नहीं हारना है। जो भटक के ही सही, मंजिल जरूर मिलेगा, लेकिन तो घर में नहीं बैठना है, बाहर आना है। सर, कस्तूरबा गांधी सेवा केंद्र का एक आश्रम आपके होंग गांव के में, और वहां पर आप एक ही टीचर हैं, और भारी बरसात हो रही है,
कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता, लेकिन इतना लंबा सफर भारी बारिश में पैदल ये छोटा रॉबिन तय करता है कि वो एक दिन का मेरा स्कूल मिस नहीं हो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जिक्र किया है कहीं पर कि आपकी माता जी ने आपको हमेशा बचपन में प्रेरित किया कि बेटा जो भी चुनौती, जो भी हालात हैं, इससे परे हट के तुम आगे सोचो। आई रियली वॉन्ट टू नो, आपकी माँ ने, आपकी मदर ने आपसे क्या शब्द कहे थे जो आपको इतना आगे लेकर आए? सिर्फ उसमें माँ तो है ही है, वो तो हर बचपन से हमें सिखा के उन्होंने हर समय में यही हमेशा, सिर्फ बोलती नहीं थी, करके दिखाती थी। सुबह में जैसा 4 बजे उठना, उन्हें देख के 4 बजे में उठ के जंगल से लकड़ी ले आना, खेत में जाना, अपना वो जो क्या बोलना, वो अब घर में जो भी जो पोल्ट्री है या जो चिकन है वो सारा देखना, तो उसे ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका माँ पिताजी बिना लेक्चर दिए हुए, भाषणबाजी नहीं करते हुए, अगर वो एक शब्द भी बोले और उसको अगर करके दिखाएगा तो उन बच्चों में असर जरूर होता है। मुझे बहुत, मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे पिताजी पढ़ा लिखा, मेरे माँ पिताजी पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इतना दिल और मेहनती और जो प्रेरणादायक जो मुझे मिला है उस जिंदगी में। तो माँ ने सिर्फ यही हमेशा बोलती थी कि अगर कुछ करना है तो दिल से करो, नहीं तो मत कर। और दूसरा ये भी उनको मुझे बचपन से सिखाया कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत, ईमानदारी से मेहनत। और वो एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं था। और तूफान मतलब बारिश तो क्या, अगर उसमें और भी दिन आता तो मैं जरूर जाता। मेरे लिए एक स्कूल जो है ना, इसीलिए वो गांधीवादी को आज भी मैं दिल से मैं उसे सलाम करती हूँ। गुनोबाइडो असम की जोरहाट की रहने वाली है, जिन्होंने सारा जिंदगी अपना जवानी कुर्बान कर दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे गांव में आई, बापू के कहने पे आश्रम खोली, वहाँ में गांव से बाहर अकेली। तो अगर ऐसे हमारा देश में अच्छे लोगों के कारण वो आज हम भी उनका बनाया हुआ शिष्य हैं, उनका सिखा हुआ बापू को देखा तो नहीं लेकिन सुना था। अब मुझे महसूस हुआ कि कितना लोगों पे, देश पे, मानवता पे कि महात्मा गांधी का प्रभाव था। तो ये जो मैडम जो आपने बताया कि बारिश था, ये था, वो तो है ही। हम तो ये तो और भी बहुत कहानी है, मैं सारा रात में जाऊंगा बताते हुए। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा देखने वालों को, आप जहां कहीं भी हो, जन्म जहां भी लिया हो उसको तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन जन्म के बाद में जो किस्मत जो तू बनाने जा रहा है वो तुम्हारे हाथ में। कितनी तो बड़ी बात है। बचपन से अगर आपको इस तरह की अगर दिल में है तो जरूर होगा। तो आज मैं कह सकता हूं कि मैडम, ये देश हर बच्चा को मौका देता है, लेकिन हम इस मौका को गवा देते हैं मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया में, इधर उधर करके। हम अपना जिस कार्य के लिए हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो नहीं करते हैं। आज भी मुझे सेंट स्टीफन में बुलाता है, दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल में बुलाता है, अरुणाचल में, हर जगह में बुलाता है। ये हमेशा बोलता है कि देखो, जो तुम्हें जो करना है उस समय में, उसको जब लोहा गर्म होता है, उसको जो तुम जैसा तुम चाहे उसको मार मार के, दिमाग को लगा के आप बन सकते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। लकी था कि मुझे बचपन से गांधी का क्या, उनका जिंदगी कैसे जीना है, किस तरह से देश सेवा करना है, कैसे लोगों के लिए जो तुम कर सकता है करना है, वो बचपन से मैंने देख के आया। उस गुनोबाई ने मेरा जिंदगी का माँ पिता जी तो है मेरे हीरो, लेकिन इस औरत ने और भी मेरा विश्वास को आगे बढ़ाया, या मुझे क्या कहते हैं ना, वो ऊर्जा दिया जो जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो ऐसे लोगों आज भी हमारा देश में अनसंग हीरोज, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, हर जगह में है, और इन्हें हमें कभी नहीं भूलना है। देश बनाए तो इन्हीं के लोगों के कारण, सिर्फ गांधी, बापू, नेहरू, पटेल सिर्फ नहीं बना, और भी करोड़ों लोग इस देश के लिए हर दिन हर रात मेहनत करते हैं। और उसी का एक मिसाल में, एक छोटा सा एक मिसाल हूँ। सर, बहुत सुंदर बातें निकल कर आई अभी जो आपने बात बोली। सबसे पहले तो आज के ज़माने के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत आपने एक बड़ी टिप दी है कि ज़्यादा कहने से अच्छा है यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। बिल्कुल। और जाहिर तौर पे तब आपका बच्चा ज़रूर आपसे सीखेगा, जैसे आपने अपने माता पिता से संघर्ष, मेहनत और कैसे चुनौतियों को पार करना सीखा।
फिर अच्छे इंसान हैं। गुरु की जो यहाँ पे महात्मा है, जो गुरु का जो स्थान है, और गुरु का सानिध्य मिल जाए तो जीवन कैसे बदल सकता है। कस्तूरबा सेवा केंद्र की आपके जो गुरु हैं उनके बारे में आपने यहाँ जिक्र किया, तो ये बातें मूलभूत रूप से हमारे साथ रहती हैं पर शायद हम भूल जाते हैं। ये बात तो हुई कि आपने एक चीज ठान ली और आगे बढ़े। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए आपकी लाइफ में, जैसे कि डीएम के ऑफिस के बाहर 5-6 घंटा आप एक अटेस्टेशन के लिए वेट कर रहे हैं। इसके अलावा 14 साल का रॉबिन हिब्बू मिठाई खिलाने जाता है कि भाई स्टेट रैंक आया है उनका, तो ये कहा जाता है अच्छा ह्यूमैनिटीज में क्या कर लोगे तुम आगे जाके, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, चलो देख लेंगे जो भी जॉब करोगे। ये जब कड़े शब्द कानों पर पड़ते हैं या इस तरह का व्यवहार जब सामने आता है, आप वहां टूटे नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज आप हम सबके सामने हैं। मैं तो यही कहूंगा कि देखो, दुनिया में पक्षपात तो घर से शुरू हो जाता है। ये मैंने भी महसूस किया है अपना। मेरे घर में मेरा एक दीदी है, जब मेरा बड़ा भाई डॉक्टर MBBS के लिए जब क्लास 12 के बाद जा रहे थे, उन्हें पैसा दिया, कपड़ा दिया, उनको बस स्टेशन तक पहुंचाने गई, जाने से पहले उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। सोचा शायद मैं भी उसी घर का बच्चा हूँ, छोटा ही सही। लेकिन जब मेरी बारी आया तो मेरा अपना दीदी ने मुझे पैसा देने के तो दूर की बात, वो बहुत ठंडा जगह है, सोल देने के तो दूर की बात, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, ये तो ऐसे ही बाबू इधर उधर से चलेगा बोल के। मैं जब यही मेरा ज़िंदगी का सबसे पहले पक्षपात शुरुआत हुआ। मैं अपना पिताजी और मैं एक एल्यूमिनियम ट्रंक कंधे में उठा के गांव से बस स्टेशन तक 2 घंटा आधा लगा, चल चल के मैं बस स्टेशन में बस में बैठा। बस जब बैठने के बाद अगला नॉर्थ लखीमपुर तक, पता नहीं ना जाने क्या हुआ, आँख में मतलब बहुत आंसू आया। अरे ज़िंदगी में मतलब क्यों, मुझे बचपन था, क्लास 11-12, इतना ज़्यादा मैच्योरिटी भी है नहीं, तो इस तरह से कि क्या मैं इतना लाचार है। इसीलिए मैं हमेशा आर्ट्स कॉलेज में जॉब में जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में मैं अपना घर से पक्षपात शुरुआत किया है। और भी बहुत कहानी है, हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, मालूम है आजकल साइंस का युग है, साइंस का ज़माना है, आप तो 50% ऑफ जॉब तो मिलेगा नहीं, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना कंप्यूटर। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहा कि ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है, नहीं। आज में भी अगर कोई अच्छा होगा तो आप अच्छा वकील बन सकता है, लॉयर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये जो अभी आपने बताया जो डीएम वाला, ऐसा मेरे ज़िंदगी में बहुत पक्षपात सहा है, बचपन से लेके IPS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तक। तो अगर बताएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि हाँ, मैं बहुत खुश था। छुट्टियों में हम क्या करते थे, हम उस पे रास्ता पे हम लोग को रास्ता बना रहा था, उस समय में सरकार शुरू हुआ था, पत्थर उत्तर लगा के रास्ता बनाता था गांव जाने का, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, उसमें फिर वो फिश पॉन्ड था, फिश पॉन्ड में वो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर ठेका देता था कि आप इतना कर लो, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो हम पिताजी के साथ में बिल्कुल खुश होकर के जब छुट्टियों के समय में 2 महीना 3 महीना जितना छुट्टी था, गर्मी का दिन 2 दिन में, आज भी जब मैं मेरे गांव में जाते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं, उस पॉन्ड को जहाँ पे मच्छी का फोन मेरे पिताजी और हम दोनों ने मैंने खोदा है, आज भी देखने जाता हूँ, अपने बेटी को भी लेके जाता हूँ। तो ये तो आप कुछ भी बोलो, चाहे मार्टिन लुटान हो, गांधी हो, बापू हो, नेल्सन मंडेला हो, पक्षपात तो है। लेकिन आपने ठीक बोला कि तुम्हारा दिल में क्या आया। देखो, जब अगर आप दुनिया क्या कह रहे हैं, आपको क्या जलील कर रहे हैं, आप क्या पक्षपात कर रहे हैं, उसको अगर आप सोचेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उन्हें नजरअंदाज करना है, आगे निकलना है। जिसके लिए तुम काम कर रहे हो उसके लिए, मेरे लिए उस समय क्या था, अब स्टूडेंट के लिए और क्या काम है, सही तरीके से पढ़ना है, गलत आदमी के साथ दोस्ती नहीं करना है, अपना समय को गंवाना नहीं है, जिंदगी में कुछ सपना देखो। माँ पिताजी बुरा बुरी हो जाएंगे, क्या तुम बाद में क्या हाथ मांग के फिर मांगोगे पापा मुझे पैसा दो, तुम्हें शर्म नहीं लगेगा? सर, ये मैंने ना आज के बच्चों में खासकर देखा है कि हमारे पास आज जो रिसोर्सेज हैं
वो उसके भी परे देखने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ ये देखना कि आपका इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि विपत्तियां हैं, कुछ नहीं है और वहां से सब कुछ कर लेना। यहाँ पे बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज कई रास्ते मिलते भी हैं, लेकिन आज की जनरेशन का ध्यान हमेशा इस तरफ है कि मेरे पास क्या नहीं है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी आपका वो एग्जाम्पल, जब रामकृष्ण मिशन स्कूल में आपको एडमिशन मिलता है, 25 दिन आप स्कूल में रहते हैं, लेकिन किसी और को वो सीट देने के लिए आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सर आप रुके तो नहीं। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आज के वो जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि सब कुछ है तुम्हारे लिए कुछ आगे बनने के लिए? देखो, रामाकृष्ण मिशन वाला वो तो बहुत ही लंबा कहानी है। बस यही मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट में से फर्स्ट रैंक आया रामाकृष्ण मिशन स्कूल, देवमली, अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट आने पे उस समय में हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक बच्चा को, जो टॉपर बच्चा को उस रामाकृष्ण मिशन में स्कूल एडमिट करा था। उसमें एक मंत्री का बेटा को एडमिशन देने के लिए मुझे निकाला गया था। हाँ, मैं आप आज जैसा आपने पूछा बच्चों को आप क्या हौसला देते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल ये मैं कहूँगा, सिर्फ बच्चों को, युवाओं को आप दोषी मत दो। माँ पिताजी में भी कमियाँ हैं। आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम यूएन में काम किया। अगर आप अपना बच्चों को आईफोन दे के, लैपटॉप दे के, तुम खुद ही पार्टी में जा रहा है, उसको संडे सैटरडे में उसका साथ खाना नहीं खाते, घुमाने नहीं ले जाते, मंदिर नहीं ले जाते, मस्जिद नहीं ले जाते, गिरजा नहीं ले जाते, अपनों के साथ आप उनका जन्मदिन में, उनका शादी की सालगिरह में आप उनको अपना खेत में नहीं ले जाते, आप अपना हमें हमेशा बाहर से मंगा के खाते, आप अपना डबल स्टैंडर्ड में देते, तो वो बच्चा क्या सीखेंगे आपसे? मैं तो कहूंगा कि 50% माँ पिताजी का फॉल्ट है। मेरा भी दोनों बेटी है, हम उसको बताते हैं। आज वो दोनों ब्लैक बेल्ट थे, मैंने उनको जबरदस्ती नहीं सिखाया। मैंने उनको बोला, देखो बेटी, तुम एक लड़की है और हमारा देश में हालात ऐसा है, माने ना माने यू आर वल्नरेबल फिजिकली। और जिस तरह से हर रोज हम अखबार में देखते ये होते, तो आई कुड मोटिवेट। देखो मेरी कौम इतना कमा के ये सब कुछ करके देखो आज ये हुआ। अगर आप ब्लैक बेल्ट बनेगा तो तुम आत्म सक्षम होगा, कोई तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखेगा। तुम 3 आदमी को गिरा सकता है, आज भी वो गिरा सकता है। तो सबसे पहले तो आप समाज को, देश को, अपने इस बच्चों को ब्लेम करने से पहले माँ पिताजी का सबसे पहले, हर बच्चे का संस्कार उस घर से शुरू होता है। जैसे हो माँ पिताजी। अब मेरे पिताजी ठीक है, अमीर नहीं था, बचपन से लकड़ काट के, खेत करा के, सब्जी बेच के, क्या क्या करके, तो हमें मालूम होता है कि मैं मेरा पिताजी को लक्कर, आज भी मेरा यहाँ में गड्ढा है, मैं भी पिताजी के साथ रविवार में 3-4 बार लक्कर बुकने जाता था। जब मैं पिताजी को लक्कर बुकते हुए जो जाता है तो मेरा दिल में भी आता है कि मेरे पापा ने लक्कर ले आकर के इसी से घर चलेगा। जब मेरी माँ को खेत में पूरा बीगी पूरा गंदगी से करके सब्जी करते हुए, दान करते हुए देता, तो उसमें मुझे माँ पिताजी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे उनको साथ दो, लेकिन मैं साथ चलता था। और जब आप साथ चलते थे तो आपको दिखाई देता है कि आपका माँ पिताजी कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना सारा सुबह 4 बजे से लेकर शाम धूप आने तक सारा दिन मेहनत करके शाम को आते। तो इसलिए ये सबसे गलत बात होगा सिर्फ बच्चों को ब्लेम करना। उसके बाद में यस आता है स्कूल में। आज का टीचर में क्या है प्रॉब्लम है कि बिल्कुल कमर्शियलाइज हो गया है, मोर और लेस। सिर्फ मार्क कितना मिला, दैट इज वो संस्कार नहीं है। इसीलिए मैं जापान के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल मानता। सबसे पहले वो कैरेक्टर बिल्डिंग को पहले एम्फसाइज करता है। exactly. जो बच्चा इंसानियत का दिल में नहीं है, दूसरों की दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो आग में आईआईटी बनने से भी वो तो मशीन बन के पैसा कमाने के जरिया बन जाएगा। तो इसीलिए मैं जब भी बच्चा को देखता हूं, मैं तो हर एक स्कूल में, मेरा अभी 279 स्कूल एंड कॉलेजेस में आज तक गया। मैं जहां भी मैं एसएसपी रहा, मैं 6 जिला का एसएसपी रहा, एक डीसीपी दिल्ली में रहा हूं, मैं 14 इयर्स जिला में रहा हूं। जहां भी मैं रहा हूं, कोई भी स्कूल और कोई भी कॉलेज को नहीं छोड़ा। बिकॉज मेरा मानना, जैसा बापू कहते थे, सरदार पटेल कहते थे, नेहरू कहते थे कि अगर आप नई पीढ़ी को सिखाना है तो इन बच्चों को पकड़ो। बिल्कुल। उनको पकड़ने के लिए क्या करना है, मैं उन्हें ये बोलता हूँ, देखो आज तुम देख रहे हैं अंकुल इतना मेडल पहन के, सारा लगा के डीजीपी बन गया है, इतना सबसे बड़ा पुलिस अफसर बन गया है, गाड़ी में 3 तारा है, फ्लैग है, लेकिन तुमने कभी सोचा ये इसका पिताजी कौन था, वो कहाँ का रहने वाला है,
क्या करता था। हम लोग के पास वो बैम्बू से बना हुआ जो होता था, नीचे में शोर रहता था। पानी के लिए भी हम लोग दूर जा करके वो अपना बैम्बू का लंबा में यहाँ बुक के हम लोग आते थे, पीने के लिए भी नहीं था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मैंने आईपीएस ट्रेनिंग में 3 गोल्ड मेडल स्विमिंग में मिला। सब लोग बोलते थे कि इसका पिताजी बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत रईस होगा, उसका घर में स्विमिंग पूल होगा। तो नहीं, वो तो हो गया। जो स्कूल डे सिस्टम, पहले घर, उसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस। क्योंकि मेरा मानना है, जिस स्कूल में अच्छा टीचर है, दिल से बच्चों को प्यार करता है। हमें भी याद है जब हम लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, जब हम दुखी होता था, जो अच्छा टीचर होता है स्कूल को बाद में हमेशा पीठ में तपतपा के बोलते, बेटा क्या हुआ। अरे उसे पूरा अपना जितना दर्द था ना, नहीं बता पाता, लेकिन आंसू आता था। कोई पूछ तो लिया। आज बच्चे में जितना बड़े बड़े स्कूल है, ये है, कौन पूछता है। सर जैसे आपके जेएनयू के लाइब्रेरियन, हाँ, जिन्होंने आपको कोने में एक, नहीं वो जेएनयू का नहीं था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये म्यूजियम है यहाँ पे, जो सेंटर है जो चाणक्यपुरी में, केपी शर्मा था, वो लाइब्रेरियन था। हमें जेएनयू में से वहाँ आके अपना डिजर्टेशन लिखने के लिए जाना पड़ता था जी। तो उसमें हम 6:15 बस से पकड़ करके इतना गर्मी में अपना वहाँ सुबह 4 पीस ब्रेड, लाल जाम लगा के, एक अंडा साथ रख के बिस्लरी में पकड़ करके पूरा पसीना पसीना हो जाते थे। और उसमें जब हम रिसर्च करने जाते थे तो हमारे बाकी लोग तो बहुत, मेरा समय में बहुत खुश नसीब उन लोग था कि उनका पिताजी एमएलए, एमपी, बड़ा बड़ा अफसर का था। हम तो अपना बाइक में यामा में आके अपना वो मार्केट से कहाँ कहाँ पिज्जा सूजा खाते थे। हम तो, मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो हम उसी 4 पीस ब्रेड को और जैम को और बिस्लरी को, जो उन लोग सारा बाहर खाने के लिए निकल जाते थे, हम कोने में चुपचाप से, कोई ना देखे, पटापट खोल के खा लेता था। ये केपी शर्मा ने मुझे एक बार देख लिया था कि ये बच्चा कभी नहीं जाता है कि अकेला खा करके अपना, फिर उसका बार वो चालू करता है पढ़ना लिखना। तो एक बार आके मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छे से बात किया कि बेटा तुम दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाता है। हम बोला नहीं अंकल ऐसा ही है। बोला नहीं बताओ बेटा, मैं तुम्हारा अंकल है। तो बोले नहीं अंकल, उन लोग बहुत अमीर आदमी है, हम तो, मेरे लिए पीस देने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है जेएनयू में भी, तो हम तो यहीं से हम ले आके, मैं खुश हूँ, इसी से खुश हूँ। वो शर्मा ने मुझे इतना मेरे सामने मुझे गले लगाया, बोला तुम्हारा जैसा अगर हमारा हिंदुस्तान में और भी बच्चे होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। जो किताब चाहिए तुम ले लो, मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन जब भी चाहे तुम इतना समय नष्ट मत करो। मुझे 4 किताब बड़ा बड़ा मोटो वाला उनका नाम पे दे दिया। बहुत, मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ उस समय में आंसू आया। इस जुरासिक सिटी में ऐसा लोग भी है कि जो दूसरों के लिए, मतलब जो सोचता है, दूसरों को प्यार की एक निशानी दे देता है। मैं यहाँ पे एक और इंसिडेंट कोट करना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट राज्य से मेरे कई जानने वाले आते हैं, कई भाई बहन हैं, कई मेरे दोस्त हैं, और शायद ऐसे स्ट्रगल से हर वो नौजवान रूबरू कभी ना कभी अपने जीवन में हुआ है। ब्रह्मपुत्र मेल, सीट नंबर 17, बोगी नंबर S5, कंफर्म टिकट है आपकी, लेकिन आपको वहां से बाहर कर दिया जाता है और 3 दिन का ये ट्रेन का सफर, और ट्रेन के टॉयलेट के सामने आपको वो सफर तय करना पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या इंडिया के हो, तुम दिखते नहीं हो हमारे जैसे, और बहादुर कह के या कोई और ऐसा एडजेक्टिव लेके किसी को एड्रेस करना। हम लोग शायद ये जानते नहीं है, या अब जान गए हैं तो समझ नहीं पाते कि कितना डाइवर्स है हमारा देश। और इन मुश्किलों से आप नहीं, मैंने अपने कई दोस्तों को भी सुना है कि कैसे पक्षपात के वो हमेशा निशाने पर रहे हैं। इस पर आपका जो एक्सपीरियंस रहा और इस पर आपने विजय जो पाई, ये आज जिस आप स्टेचर पे हैं सर, आई थिंक ये हम सबके लिए, दोनों तरफ से, जो मेनलैंड में रह रहे हैं और जो बच्चे आ भी रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें जो कुछ मैंने, जो रेलवे में, उसमें तो मैं तो टूट गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांधी आश्रम वाला संस्कार ने मुझे रोका है। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा टीचर ने मुझे संस्कार दिया। एक बात बिल्कुल सही है कि ये पक्षपात है, वो अगर गलत होगा, अगर मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है, इसीलिए है कि
एक तो है कि हमारा देश, आपने सही बोला, एक बगीचा की तरह है, इतना बड़ा है, इतना मिलियंस लोग हैं। ज़्यादा तरफ में जो है ना, हमारा जो आम आदमी, कॉमन पीपल, हमारे पहाड़ों के रहने वालों को नहीं मालूम है। वो हमें देखते ही सोचता है कि नेपाली होगा, चाइना होगा, कोरिया होगा। हम भी अभी बिना वर्दी का जाने से कभी कभी अभी हमें भी बोलते, जब हम JNU में तभी भी बोला बहादुर। तो हम क्या करते थे कि हम तो बहुत मैं तो NCC में भी रहा, NSS में भी रहा, और मैं तो बिल्कुल जो है ना वहाँ का JNU का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी स्टूडेंट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया, खून देता था, मेडिकल ले जाता था। हम तो इंडिया मैप को लेके चलता था। देखो जो करोल बाग में हो लाला, जिनको जिंदगी में क्लास 10वीं 12वीं पास करके सिर्फ यूपी बिहार में ही जिंदगी बिताया, वो कहीं नहीं जाया, तो उसको आई नो खून गर्म होता है। लेकिन मैं सबको ये बताता हूँ कि उस समय में मैंने अपना, जैसे बापू ने कहा अहिंसा, अरे वो मालूम नहीं तो आप उससे नाराज हो कि क्या मिलेंगे आपको, उनको एडुकेट करो ना। तो हम क्या करते थे, अपना इंडिया का मैप ले जाते थे, बाबा ये है असम, ये है अरुणाचल, पहले बोलता था नेपाल, और हम यहाँ से आते हैं। तो कुछ लोग समझ जाते थे, अरे बेटा ऐसा है क्या। जब हम मेरा हिंदी को सुन के बोलता है कि अरे आप तो हिंदी भी बोल सकता है। तो मेरा ये कि पक्षपात तो है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमारा उस साइड में लोग घूमने उमने ज़्यादा जाते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली टू मेनी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा, हमारा आई थिंक एजुकेशन में CBSE NCERT में भी और ज़्यादा जो अनेकता में एकता को ज़्यादा बढ़ावा देना है, एक्सपोजर होना है। सोशल मीडिया, हिंदी मूवी, एक्सेप्ट दैनी को छोड़कर तो और तो कोई है ही नहीं, दैनी चला गया कोई नहीं है। तो इसमें जो वो तो हर जगह में, सिर्फ हिंदुस्तान बोल के नहीं। लेकिन हमें ये है कि हम आज़ादी के बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल वो कर लेता है, बीच बीच में हो जाता है। धीरो तंजा को मार दिया लाजपत नगर में, तुम्हें मालूम है। सलोनी को डेथ हो गया गुड़गांव में, बेंगलोर में क्या हुआ। हर दिन हम अपना हेल्पिंग हैंड जो झेलते हैं, जो इस तरह की जो ये। लेकिन मैं सबको ये उम्मीद देता हूँ कि देखो, घर में भी पक्षपात होता है, तुम उसको पॉजिटिव साइड में ले लो। हर समय में नाराज होकर नहीं, हर समय में बदला की भावना नहीं। सर, काफी बच्चे आते होंगे आपके पास, बिल्कुल। उनका इमोशन क्या होता है? दर्द होता है, आपका ये घर है, ये देश आपका घर है, और आपको कहा जाए ये घर आपका नहीं है। वो बच्चों पे क्या बीतती है? मैं इसलिए ये आपसे पूछ रही हूँ ताकि हमको सुनने वाले जो बाकी मेनलैंड के लोग हैं वो ये समझे कि कोई कितना डीपली हर्ट हो सकता है इस बात से। इसीलिए बहुत दर्द होता है, दुख होता है, बिकॉज 5 उंगली बराबर नहीं है। जब रेंट देता है तो हमारे उस नोटिस वालों को ज़्यादा रेंट लेता है, ऑटो वाला भी हम लोग से ज़्यादा चार्ज कर लेता है, दुकान में भी जाओ तो उसमें भी हमें ज़्यादा पैसा ले लेता है। और ज़्यादातर पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय लोग तो हिंदी जानते भी नहीं। हम अरुणाचल में, क्योंकि 62 में वार रहा, हमारा बहुत ही संबंध अच्छा था, वो फौजी उजी दुनिया भर का जो, तो हम लोग हिंदी जानते हैं, हम लोग आए। नहीं तो बाकी लोग तो हिंदी भी बोल नहीं पाते, बहुत ही रोते हैं, रो करके आते हैं। दर्द, अपना दर्द को मेरे सामने में जो भी आता है, बोलने से पहले रो करके 2-4 मिनट, उसके बाद में बताता है। और दुख की ये बात है कि ये वही वापस जाएंगे नागालैंड में, अरुणाचल में, मिजोरम में, फिर वही दर्द लेके जाएंगे। मुझे वहाँ में अपना इंडियन बोल करके हमको नहीं समझा, जलील किया। लेकिन मैं उन सबको ये उम्मीद देता हूँ कि देखो, हमने भी सहा, तुम अकेला नहीं है। और उनका भी गलती नहीं है, गलती इन द सेंस कि उन्हें पता ही नहीं है। तो इंडिया का मैप लेके चलेंगे अब हम हाथ में। नहीं, हम इंडिया मैप तो चलेंगे। और सिर्फ इसलिए अभी बहुत अच्छा हुआ, हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी में पूरा हमारा नोटिस पर कल्चर शुरू हो गया। अब देखो, दैनी पिल्ली में आया, मेरी कॉम आए, हम आए दिल्ली में, हर रोज कुछ ना कुछ। हम ही अकेला है कि अभी दिल्ली में इतना साल से हम नौकरी कर रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने भी जी जान लगा के, ताकि हमारा आठ बहनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य धारा में ले आने के लिए, थ्रू एजुकेशन, थ्रू टूरिज्म, थ्रू सो मेनी बॉर्डर रोड। एक्चुअली सर, ये पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर ब्रेक डाउन करना चाहूंगी, जहां पे हम अपने राज्यों को जो कि पेरिफेरी पे है उनको मेनलैंड में इंटीग्रेट कैसे करें। जैसे आप बता रहे हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज। बट बिफोर दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एवरीवन, 700 प्लस ट्राइब्स हैं हमारे पूरे देश में। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और हमारे लगभग हर राज्य का एक ट्राइबल सेक्ट है। yes. और हम कई बार ये भूल जाते हैं, शायद कई लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअली ये जो ट्राइब्स हैं
ये ओरिजिनल और प्राइमरी ऑक्यूपेंट्स रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट के, राइट? इट इज वेरी सैड दैट दे आर एट द पेरिफेरी एंड नॉट इन द सेंटर. हम जितना अपने कल्चर को काटते रहेंगे या अपने कल्चर से दूर होते जाएंगे, वी विल बी लूजिंग आवर रूट्स एक्चुअली. एग्जैक्टली. एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट. एग्जैक्टली. मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वाणी इस वक्त जो भी कोई सुन रहा है उसके जहन पर एक छाप छोड़ रही है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो कि एसेंस हैं, जहां से ये जीवन, ये धरती जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जानते हैं वो पनपी है, वो शुरू हुई है. देखो, जो इंटीग्रेशन की जो भावना है, आपने कहा कि, और आप, हम ये भी आप सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि आजादी की संग्राम में भी हमारे पहाड़ों ने भी बहुत बलिदान दिया है. बिल्कुल. मेरे स्टेट से मतमूर जामो, जिन्होंने, जब अंग्रेजी कैप्टन ग्रेगोर सोन ने अंग्रेजी का यूनियन जैक फ्लैग लगाने आया अरुणाचल में, उन्होंने लगाने नहीं दिया, जम के लड़ने के बाद उन्हें कैप्चर हो गया, अंडमान में काला पानी में ले गया और वहीं उसका देहांत हो गया. और भी बहुत है, वीर टिकनरजीत सिंह है, कनकलता है, सूबेदार है, मानीराम है, मतलब आई कैन गो ऑन. में बहुत समय लगता है. तो इस बात को मैं सबको देखने वाला को, सुनने वाला को ये मैं जरूर कहूंगा कि आजादी की संग्राम में हमने भी खून दिया है, हमने भी बलिदान किया है, हमारा भी इसमें हक है. And not just that, हम सिर्फ पहाड़ में हम नहीं बैठा है. एक नंबर. 2 नंबर, हाँ, ये दुख की बात है कि हम आपसे फिजिकली बहुत दूर हैं. हम आप जैसा, मतलब आर्यन जैसा दिखते नहीं, हम चीनी जैसा दिखता है. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने जो हमें दिया है, उसमें तो एवरीथिंग बिल्कुल साफ है कि वी, हर स्टेट, हर देश, हर सरकार इसको कहो तो कर ही रहा है. लेकिन इसमें मेरा ये पर्सनल मैं सुझाव बोलो, ओपिनियन, ये मैं कहूंगा कि नंबर 1, आप अगर इंटीग्रेशन को करना है तो सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा. हाँ. अगर हमारा 8 स्टेट से, 8 बहनों से, नागा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम से क्यों लोग सिटीज में आते हैं? क्योंकि वो वहाँ नौकरी नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म इतना कैचअप हुआ नहीं है, एक्सेप्ट मेघालय और असम को छोड़ के. बाकी में उसमें अभी भी दुनिया भर का ग्रुप है जो 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 लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज है. तो हम रीजनल इम्बैलेंस को, मतलब अच्छा, अभी तो ऑलरेडी बन रहा है, और पुश करके, ताकि टाइमली अच्छा रास्ता बनाए, कनेक्टिविटी करें. हो सके तो वहाँ में जो, वहाँ का जो भी जो 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 रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑयल है, जो भी है, वहीं इंडस्ट्री खोलें, ताकि लोग उधर ही बस के अपना नौकरी वोकरी करें. उसके बाद में हैवी डोज ऑफ इंटरेक्शंस कि टूरिंग वाला ये करवा. हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो बड़ा अफसर है भगवान का. आप छुट्टियों के लिए अपने गांव जाते हैं. लेकिन बाकी के लिए तो यहाँ में सिटीज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. इतना पैसे से कहाँ आप हो पाएंगे, कहाँ रहेंगे, और इतना गर्मी में खान पान अलग है, लोग अलग है, और हमें जो भी रहता है हर रोज कुछ ना कुछ होते रहते हैं. तो दैट इज नंबर 2. एंड थर्ड, आई वुड से कि हमारा वहाँ में जितना भी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, मीडिया में, सोशल मीडिया में, एजुकेशन, पेडागोगिक सब्जेक्ट में मोर इनपुट ऑन एंड कल्चरल एक्सचेंज में आपको देना है, ताकि हाँ, जितना आप मिलेंगे, जितना समझेंगे उतना. आप देखो, हम जहाँ से आते हैं, जीरो है नाम, अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह. वहाँ में 22 फीट शिवलिंग है. शिवलिंग का, शिव पुराना का चैप्टर 17 में, पेज नंबर 7 में खुद पढ़ा है. उसमें भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा एक बसेरा होगा नाम, उसका नाम अरुणाचल. वो वेदास का समय में आज भी है. हम कहीं ना कहीं से लिंकेज तो है. माँ कामाख्या, यस, श्री कृष्ण, रुक्मिणी श्री कृष्ण मेरे स्टेट का है, अरुणाचल का है. अर्जुन के बीवी तो वो तो मणिपुर का थे. ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो जोड़े हुए हैं. तो आई थिंक वी नीड टू, ये जो जितना भी हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो ऐतिहासिक से पहले से हम वैदिक टाइम से, मुगल टाइम से, ब्रिटिश टाइम से, जो कुछ हमने भी हमारे साथ जो कॉमन लिंकेज है, उससे और एक्सप्लोर करा के गेट इट मोर, लेट लोगों को, जो मेनलैंड लोगों को, दुनिया को जानने देना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम क्यों एम्स में बार बार आए? मैंने शुरू में आपको फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा, कैंसर हॉस्पिटल.
अरे हम लीलावती में ताता कैंसर मुंबई में जाने के लिए सपना नहीं सोच सकता है। मैं आपको बताना चाहूँ मैडम, जब हम दिल्ली में आया पहले बार, मुझे लगा कि मैं अमेरिका वाशिंगटन में पहुंच गया। मेरे लिए यहां से अभी तो चलो 1 से 2 साल हो गए, फ्लाइट शुरू हुआ है अभी ईटानगर तक, मेरे लिए मेरे गांव पहुंचने के लिए 5 दिन लगता है। इमेजिन 3 दिन गुवाहाटी, गुवाहाटी से 1 दिन ईटानगर, ईटानगर से और 1 दिन मेरा गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट से और आधा दिन, तो 6 दिन लग जाता है। तो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, मोर इनपुट और एक्सपोजर जो है ना, वो एजुकेशन का जो सिलेबस में, कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑफ कोर्स द रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक वाइज, तब आप अपना जगह में सिर उठा के जी सके। यस, एक्चुअली देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो हर राज्य से माइग्रेशन हो रहा है, बात बिल्कुल सच्ची है और सही है कि अपना घर छोड़ के कोई नहीं आना चाहता, लेकिन अगर उसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अच्छा जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं अपने ही घर में मिलेंगी तो जाहिर तौर पे क्यों आएगा वो, और वो भी इसका हकदार है। हर कोई हमारे देश में, हर राज्य में, हर कोने में, हर गांव खेड़े में इसका हकदार है टू लिव अ गुड लाइफ। नहीं मैम, इसमें आई वांट टू टेल यू, अब आपने बताया ये हक है, लेकिन हम पहाड़ी वाला जब सिटीज में आते हैं ना, हम वी आर मोर वल्नरेबल। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। जब हम पहाड़ से, लद्दाख से, नागालैंड, अरुणाचल पे, जब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं भी जब जाते थे, एक तो है कि हम मेजोरिटी की तरफ दिखता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम इतना गर्मी में वी कैन नॉट सर्वाइव। 3rd, हमारा खान पान अलग है। राइट। 4th, कल्चरल बिल्कुल शौक है, राइट। अलग दुनिया है। तो इन्हीं, उसके बाद देन यू बिकम ए, क्या कहते हैं ना, लाइक ए डियर इन ए जुरासिक पार्क, इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग इन द सेंस ऑफ दैट वायलेंस और एनजीओ। मैं ये कह रहा हूं कि आप दिल्ली का मुनीर का जैसा में, अगर उसमें 10-12 अगर नोटिस वाला है भी है, तो उसमें तो 99% तो दिल्ली वाले है ना। तो हमारा खान पान से ही अलग है, रहन सहन से अलग है, भाषा नहीं समझता है, तो वही बिकम, क्या कहते हैं ना, इनएडवर्टेंटली हम उस समाज के मुख्य धारा से थोड़ा हट जाते हैं। जब हम कम्युनिकेशन, आपसे बात नहीं हो पाता, हम आपसे बात नहीं हो पाएगा। जो बात नहीं हो पाएगा, आप मुझे समझने में आपको समय लगेगा। ये बताइए क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बदबू आता है, क्या नहीं है। तो वही बिकम ए वेरी वेरी वल्नरेबल। और ऑल द मोर, और जब आप, भगवान ना करे, आप जो बीमार होते हैं, कुछ मुसीबत में पड़ जाते हैं, और आप अकेला हो जाते हैं। अभी कोई भी पंजाबी, कोई भी हरियाणवी, कोई भी बिहारी, दिल्ली में कुछ भी होता तो उनका 1000 संस्था है, अपना भाषा बोल के कहीं भी आप हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। अगर कोई मिजो, कोई नागा, कोई अगर मेघालय वाला अंग्रेजी नहीं जानती, उस दिन भी एक मैथमेटिक्स जो पढ़ रही है शिलोंग से, हिंदी नहीं बोलती है, तो इतना मुश्किल है, वो रो करके बता रही थी, सर मुझे डेटिंग, आई एम ए फॉरेनर। तो वी बिकम मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ ऑल दिस, मिला जुला करके हम कहीं न कहीं इस मुख्य धारा से थोड़ा हटके हो जाते, तो दैट एग्रावेट करते। तो इसी को हेल्प करने के लिए हम लोग हेल्पिंग हैंड खोला था। आई वाज कमिंग टू दैट। जैसे आपने बोला कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, अगर अकेले पड़ गए हैं, आप माइग्रेट करके यहाँ आए, अनजान शहर है, कहाँ जाएं? हेल्पिंग हैंड्स की भूमिका यहीं पर आती है। जितने भी बच्चे, यंगस्टर्स शहरों में बसे हैं, इनफैक्ट ये मैं बताना चाहूँगी, आपकी हेल्पिंग हैंड जो एनजीओ है सिर्फ दिल्ली में काम नहीं कर रही, बल्कि देश भर में नॉर्थ ईस्ट से आए यंगस्टर्स और बच्चों को एड कर रही है, ताकि वो अपना एक नया जीवन, अच्छा जीवन, करियर बना सके। बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कोई डिस्ट्रेस में है, अगर नॉर्थ ईस्ट से आया बच्चा हेल्पिंग हैंड को संपर्क कर सकता है। लेकिन एक जो ऑनर ऑफ लास्ट राइट्स है, द रिस्पेक्ट दैट यू गिव, आखिरी आहुति, सर बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं आप, ऑनेस्टली, कि किसी को उसकी मिट्टी से मिला देना, और अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकते तो पूरे ऑनर के साथ उसके लास्ट राइट्स को परफॉर्म करना, जिसको आप जानते भी नहीं है। हर दिन करते हैं हम। पिछले महीना भी एक लड़का, मेरे जैसा चेहरा देखने वाली, एक मरा पड़ा था उसमें, नॉर्थ दिल्ली में, सारा सब कुछ लूट लिया था, कुछ भी नहीं रह गया था। तो मुझे बताया कि ऐसा आप लोग का हो सकता है, नोटिस वाला एक डेड बॉडी मिला है इसमें बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल में, तो इसका आप ही लोग का होगा, कोई कुछ निशान है, सारे पब्लिसिटी कर दिया। बिकॉज ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोग मेरे पास, सारा संस्था, वुमेन कमीशन, नोटिस का जितना भी
कनेक्टेड, उनके साथ संपर्क में है। तो आखिर क्या करें, कैसे पता चले? पूरा सोसाइटी में, सोशल मीडिया में सब कुछ अवेयरनेस वन देयर, किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन लास्ट में पोस्टमार्टम जब कराया, उसका पेट से चावल निकला, पोर्क निकला है, तो मतलब मुझे मालूम है ये अपना ही है। मतलब वाई मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो, हेल्पिंग हैंड का जो आपने बोला आखिरी आहुति, हम तो बहुत काम और भी जगह में काम है, लेकिन ये एक ऐसा है कि कैसा शुरुआत हुई, थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक मेरी बोडो बोल करके एक असम के एक लड़की 2014 में जो है ना, मुझे जब वो आया मर गई, उसका माँ ने वहाँ से कॉल करके थ्रू जानकार से बताया कि इसको जैसे भी आप वापस भेज दो, नहीं तो हम जिंदगी में शांति से जी नहीं पाऊंगा। आसामीज में नोले में हो बोले नुआरे, बहुत रो करके बता रहा। पूरी कोशिश किया पैसा रेज करने के लिए, लेकिन हम 38,000 सिर्फ रेज किया, नहीं दे पाया, उसको डेड बॉडी को नहीं भेज पाया। तो हम उनका रीति रिवाज से बुरारी में सारा अंतिम संस्कार कर दिया, फोटो भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल में हमेशा नींद नहीं आया, दिल में बहुत चोट पहुंचा कि इतने लोग और भी लोग बताने लगा कि ऐसे ऐसे मर रहा है। अंतिम संस्कार में उन घर वाले रो करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनका पार्थिव शरीर को भेज दो, नहीं हो पाया। तो मैंने सब एयरलाइन को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा है, हम संस्था NGO है, गरीब बच्चा, वो ये सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं, अमीर के लिए नहीं, उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका पे बहुत कम है, लेस है। अगर मर जाता है तो या मर जाती है तो उसको हम अंतिम संस्कार वहाँ जहाँ तक एयरपोर्ट आता है वहीं तक हम उनको छोड़ देते, फिर उसका बार वहीं SP DM को बोल करके वहाँ की संस्था जो भी है करके वो अपने गाँव तक पहुँचाते, फिर गाँव में उसको सारा हम लोग करके अंतिम संस्कार करते। तो ये करने का सबको चिट्ठी लिखा है, और पता नहीं ना जाने, इसलिए आई बिलीव इन गुड कर्मा। मैं एरो सिटी का लाइसेंस इंचार्ज मुझे बनाया था दिल्ली का, तो उसमें बहुत मेहनत करके 3 महीना में हम किसी से एक ग्लास पानी भी नहीं पिया, सबको लाइसेंस दे दिया था। तो एक बार जब मैंने सब एयरलाइन को लिखा, सब जेटवे, सुटवे एयरलाइन, इंडिगो, विस्तारा, सबको लिखा, एक बार मुझे विजिटर आया, सुब्रमण्यम, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरग्लोब, उनका 2 होटल है अपना एरो सिटी में। बोला कि सर आप याद नहीं होगा, आपने हमें हमारा होटल को पहले बार जिंदगी में बिना पानी पिलाए हुए हमें लाइसेंस मिल गया। आपका चिट्ठी को देखा है, मैं टॉप मैनेजमेंट को, ग्रुप को हम बोल करके आप अप्रूवल लेके आया कि यस वी विल गिव ए CSR में आपका नोटिस वाला, आपका रिकमेंडेशन पे, हेल्पिंग एंड रिकमेंडेशन पे आपका पार्थिव शरीर को, ह्यूमन रिमेन को हम नोटिस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इमेजिन। और उस समय में आदित्य घोष था CEO। तो मुझे तभी ना, अगर मैं भगवान, अगर उस समय में मैं मेरा ईमानदारी से अगर मैंने काम नहीं करता, मुझे वो नहीं आता, मुझे मिलता, फिर बिस्तर ने भी शुरू किया। तो ऐसे करके अभी तक 1072 डेड बॉडीज ऑफ दोज जिनका कोई नहीं हम वहाँ भेज पाया। और अभी सारा गोवा में, पुणे में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, मद्रास में, जब कभी भी अगर कोई मरता जिसका बहुत दूर पहाड़ में, जिसको कांटेक्ट करना मुश्किल है, तो उसको हम लोग, अगर वो हिंदू है तो हम क्रिमिनेशन कर देते, रीति रिवाज करके। जितना भी आरती को भी लेके अगला सुबह में अपना हेल्पिंग हैंड ब्रिगेडियर हिंदू लोग भी मुझे ज्वाइन किया दिल्ली में, उनको हम यमुना का किनारे में जहाँ पे पार्थिव शरीर को वो करता है, जो आरती को लेकर के कर देते। ईसाई है तो हम सेक्टर 23 द्वारका में हम उसको अंतिम संस्कार करते हैं। मुस्लिम है तो उसी में सेक्टर 27 में है, उसको दफन देते हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया वाला है तो अपना बुरारी में हमारे ईसाई का जो बरियल ग्राउंड है, और जो ग्रीन पार्क में और अपना पंजाबी बाग शमशान घाट में अगर हिंदू के लिए पूरा का पूरा उन लोग रीति रिवाज करते हैं। मेरे लिए और मेरे जो हम जितना भी मेरा वॉलंटियर्स है ऑल ओवर द कंट्री, वी हैव गॉट 972 वॉलंटियर्स, हार्डकोर वॉलंटियर्स। उन्हें पैसा नहीं देते हैं, वो मेरा जो हेल्पिंग हैंड का काम को देख के अपना आप वॉलंटियर करते हैं। गोवा में, चंडीगढ़ में, हर सिटी में हमारे है। तो उनको क्या करते हैं कि जब अगर कहीं मुसीबत हो गया, कुछ हो गया, वो हमारे ब्याह पे, हेल्पिंग हैंड के ब्याह पे वहीं जा करके उनका पार्थिव शरीर को या तो दफन देते हैं सारा रीति रिवाज के साथ में, या तो उसको हम डेड बॉडी को सारा करके हम वहीं तक भेज देते हैं। आखिरी आहुति नहीं बल्कि हेल्पिंग हैंड्स जो है Yes. वो बहुत सारे
समाज सेवा के नाते ऐसे कार्य कर रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात है, ब्लड बैंक जी आपका ब्लड बैंक है वहाँ एम्स पे में आप भी वॉलंटियर करते हैं हाँ, ब्लड every बैंक month। में, हर 3 महीने में आप जाते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग हैंड्स ने बहुत कदम उठाए हैं। डिस्ट्रेस में नॉर्थ ईस्ट से आए कई बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको आप मदद देते हैं। इलाज करवाना है, अगर मेडिकल एड चाहिए तो उसमें भी आप उनको डिस्काउंट दिलवाते हैं सो दैट दे कैन गेट टाइमली ट्रीटमेंट। ये बात हेल्पिंग हैंड्स की हुई, आपने अकेले शुरू किया था और अब देखिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बनती जा रही है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं इसी इन द सेम ब्रेथ ये भी बता देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि आपका जो पैतृक घर है होंग में, आपके गांव में, जीरो में, वहां पर भी आपने अपने पैतृक गांव को दान कर दिया, उस जमीन को दान कर दिया है। वहां पर भी सिक्स सिग्मा की मदद से आप एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, बच्चों के लिए वहां पे आपने अम्यूजमेंट पार्क खोल दिया है। कहाँ से आ रही है ये प्रेरणा और क्या वो पहली थॉट थी जब आपने ये कदम, चाहे हेल्पिंग हैंड का हो या अपनी पैतृक जमीन को दान देने का, जब आपने सोचा हो, कहाँ से आई थी ये थॉट? क्या था वो पहला विचार आपके मन में? देखो, विचार तो बचपन से था। हम लोग ने जिंदगी में कभी भी अच्छा लाइब्रेरी देखा नहीं। गांव में कुछ बीमार भी कुछ भी अगर हो जाता है तो हम 3 घंटा हॉस्पिटल पे जाना पड़ता था। कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो हर बचपन से हमें मालूम था कि जिंदगी में क्या हमें कमियां हैं। कभी कभी जो हिंदी मूवी दिखता है तो सारा कुछ दिख जाता था। दिल्ली में आते तो वो हर कोई देख लेता था। तो ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि लोग तो कहते हैं कि ये पागलपन है, तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तोरा जमीन को भी दे दिया है। मैं उसमें अच्छा बुरा ये नहीं करेंगे, मेरा ये अंदर आत्मा है। बिकॉज मैं उस गंदगी से, उस मजबूरी की दुनिया से, उस लाचार की गांव से, उसी जो बेबसी जो समाज से बाहर आया हूँ। अगर मैं भी चाहता तो मैं भी अपना गुड़गांव में, बेंगलोर में घर लेके आराम से जिंदगी बिता सकता था। बिल्कुल। पता नहीं मेरे अंदर आवाज भी समवेयर इंस्पायर महात्मा गांधी से, जीसस क्राइस्ट से, मदर तेरेसा से, रामाकृष्ण मिशन लोग से इंस्पायर होकर के एक क्यों ना हम एक छोटा सा ही सही, मैं महात्मा गांधी सेंटर को क्यों खोला। ये आप देखो, उसमें आपने बोला और कुछ 3-4 आपने बताया नहीं। एक तो फार्मर हब, किसान लोग क्या करते थे, वहाँ जो भी गांव में सब्जी उब्जी तो ज़्यादा जो उगरता है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले जाते हैं और पूरा अपना इसमें कंधे में बुक के वो अनाउंस करके देते थे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। नहीं होता था, नहीं लेता तो वापस आकर के वो गाय भैंस को खिला देता था। बहुत दुखी होकर के कोई आमदनी होता नहीं था। तो हम लोग ने फार्मर साहब ने इसलिए खोला है कि जो भी किसान जो सब्जी बेचना चाहता है महात्मा गांधी का उसमें आके बेचो, हम आपको मार्केट प्राइस से 10% ज़्यादा देंगे। हमारा कोल्ड स्टोरेज है और जो मेडिसिनल प्लांट है उसको हम छांट करके गुवाहाटी का एक अच्छा जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर से टाई अप करके उसको ले जाते हो और मेडिसिनल प्लांट बनाते हैं। जो सब्जी कंज्यूमेबल वाला है उसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टाई अप करके जो जहाँ होटल है उसमें वहीं पे हम लोग बेच करके ये करा रहे हैं। दैट इज एक फार्मर्स हब। दूसरा, काउंसलिंग इंडिया एक अच्छा संस्था है, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा वहाँ में हर कोई आत्महत्या करके मरता है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है। तो उन्होंने काउंसलिंग सेंटर महात्मा गांधी में खोल दिया है। एक लंदन से आई हुई लेडी उधर गांव में रहती है, काउंसलिंग करता है, मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले ड्रग एडिक्ट लोग काउंसलिंग करता है। तीसरा, लाइब्रेरी, करियर गाइडेंस लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी ऐसे एरे गेरे लाइब्रेरी नहीं, हमें राष्ट्रपति ने भी मदद किया, MHA ने भी मदद किया, होम मिनिस्टर ने भी मदद किया। उसमें सारा जितना भी हिंदुस्तान का जो कंपटीशन है, क्या किताबें, गाइड बुक है, सिलेबस, सब कुछ उधर है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग स्टार्ट किया है ताकि वो सारी चीज़ें बताएगा। टेक बिलियन और IIT खड़गपुर में हम हैकाथन भी सारा करा रहे हैं। देन अभी हमने उसमें उसी में ONGC ने हमें बहुत अच्छा से उन बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं तो UN में नौकरी किया था, उसमें 80 लाख मुझे मिला था। उसमें एक अच्छा सा लक्कर का एक कॉटेज बना, उसी को मैंने दान दे दिया, जमीन को भी दे दिया बापू के नाम पे, और इसी संस्था ने चला रहा हूँ। तो ये जो क्या कहते हैं उसको भी मैंने दे दिया। उसके बाद में अभी एक कि हमारा उस चाइना बॉर्डर में
इलेक्ट्रिशियन मिलना बहुत मुश्किल है, I was coming to that. प्लम्बिंग मिलना बहुत, Vocational skills. यस मिलना मुश्किल है, बाल कटना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सिख मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी है जो IIT खड़गपुर ग्रेजुएट है, उनका स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम में बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने खुद देखने गया, उन्हें रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में रूरल ट्राइबल स्किल ट्रेनिंग सेंटर, महात्मा गांधी सेंटर नाम दे दिया महात्मा गांधी, और वहीं पे सेनहाइजर जर्मन इक्विपमेंट लेकर के लेबोरेटरी बना है। मेरा 10 रूम में सारा कपड़ा लगा करके अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग दे रहा है, प्लम्बिंग ट्रेनिंग दे रहा है, हेयर कट का अभी हम लोग इस साल से शुरू करने जा रहा है। तो उसे लाइन लगा करके मैंने, क्योंकि और वो आदमी सिखाने वाला कलकत्ता से, पटना से बीटेक वाला स्टूडेंट आकर के सिखा रहा है। सर सैनिटेशन को लेके भी आपने वहां पे देखो कदम उठाया। सैनिटेशन के लिए मैंने डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आज दुनिया में नहीं है, सुलभ इंटरनेशनल से पूरी कोशिश किया, हो एक अधूरा सपना रह रहा। आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ साबरमती आश्रम से, इससे उससे, हर किसी से। हमारे गांव सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन एशिया है, बहुत गंदगी गांव है, जो बारिश होता है तो पूरा वो ह्यूमन एक्स्ट्रा उभर के आ जाते हैं। चलो वो तो हम कोशिश कर रहे, मुझे कभी न कभी कहीं मिलेंगे। उसके बाद एम्यूजमेंट पार्क बताया, उसके बाद मैंने सोचा अरे बापू के नाम में एक मूर्ति चाहिए, मुझे बहुत पसंद है जो भी बापू को देखता है। तो मैंने इंडिगो CEO आदित्य घोष को एक बहुत बड़ा मूर्ति 7 फीट ब्रोंज स्टेचू लेकर के कैसे करके ले आया, बापू का मूर्ति भी लगा दिया है। और उसके बाद में अभी मैं नवीन जिंदल से एक अरुणाचल का हाईएस्ट फ्लैग 79 फीट हम अपना भारत का ध्वज ट्राई कलर भी होस्ट किया है। और उसके बाद अभी मुथूट फाइनेंस वालों ने उनका जो फाउंडिंग मेंबर जो MG जॉर्ज मुथूट लर्निंग सेंटर स्टार्ट किया है, वहाँ में हर शाम को जितना ट्राइबल बुजुर्ग लोग आके ABCD पढ़ता है, मेरी माँ भी पढ़ना शुरू कर दिया, अब वो अपना नाम को अंग्रेजी में तरह लिख सकता है। तो ऐसा करके जो ना जो, और अभी हाँ खुशी की बात है कि ये जो सनराइज इंडिया का जो योनेक्स बैडमिंटन का वो इंडिया का इंचार्ज है, उन लोग एक मल्टीपर्पज हॉल इंक्लूडिंग बैडमिंटन हॉल, उसमें हम लोग इसी महात्मा गांधी सेंटर पे खोलने जा रहा है। मेरा ये सपना है कि मेरा यही है कि उस सेंटर में उस 9 गांव के लिए एक अच्छा सा एक कम्युनिटी सेंटर हो। वहाँ में अभी ATM का भी एग्री हो गया है, लीड बैंक ने ATM भी खोल, फर्स्ट रूरल ट्राइबल ATM, हॉस्पिटल छोटा सा हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, ये है वो है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब कुछ ना कुछ हर दिन में वहाँ लोग आ रहे हैं, बच्चे खेलने आ रहे हैं, युवा लाइब्रेरी पढ़ने आ रहे हैं, बुजुर्ग बीमारी वाला दवाई लेने आ रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग सीखने आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हैकेथॉन भी कराए वो आ रहे हैं। तो और जो थोड़ा सा दिमागी ठीक नहीं है वो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। तो खुशी है कि मुझे खुशी मिलता है कि एक गांव का एक चहल पहल, पहले अंधेरा सा कुछ नहीं होता था, और हर दिन हम हर रविवार को साफ सुथरा करके एक दिखाता हूँ। और जितना भी अभी वो यही एक पंचायत घर भी बन गया है, जो भी कभी भी पंचायत वाली मीटिंग करना होता है तो इसी लाइब्रेरी के अंदर में कम से कम 100 आदमी बैठ सकता है, उसमें चेयर वाल लगा के करता है। सर यूथ एम्पावरमेंट को लेकर भी मैंने आपको कई जगह सुना है, आज का युवा जो कई बार भटक जाता है, समय भी काफी बदल चुका है, वी ऑल आर इन द ग्रिप ऑफ सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या। कई इंसिडेंट्स भी आपने बताए हैं जहाँ पे आपने बच्चों को बचाया भी है साइबर क्राइम से। मैं उस पर आपके कुछ शब्द चाहती हूँ जो कि आप नौजवानों को बता सकें कि अपने आप को कैसे बचाएं, यूथ एम्पावरमेंट के लिए अपना जीवन कैसे सुगम और सकल बनाएं। एक तो कि यूथ एम्पावरमेंट, देखो सरकार के पास में इतना स्कीम्स है, बैंक लोन है, एंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटी है, अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां कहीं भी हो, कभी दुखी नहीं होना है कि हम दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है या मुंबई में क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों देहात में है, पहाड़ में, कम से कम कुछ तो है ना। सो नेवर गेट कंपेयर, किसी को कंपेयर नहीं करना। तुम जहां कहीं भी हो उस स्कूल का, उस संस्था का बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट उसको उसी से मतलब ज्ञान लो, ताकि जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा नौजवान यूथ एम्पावरमेंट दुख की ये बात हमेशा बताता, क्योंकि मैं भी बैडमिंटन का पागल हूं, कि आप जब
जैसा मैंने शुरू में थोड़ा आपको बताया था, अभी आप पढ़ने का समय है। अगर आप नहीं पढ़ेगा तो आगे तुम्हें क्या होगा अभी? तो अगर आप नहीं भी पढ़ रहा है, अगर कोई चीज में, अगर आप होटल चला रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें भी आजकल स्किल ट्रेनिंग आ गया है ना, उससे ट्रेनिंग ले लो। आप कैसा अच्छा रोटी बनाना है, कैसे अच्छे चाय बनाना है। तभी तो सिर्फ आईएएस आईपीएस सिर्फ बाबू बनने से नहीं होगा। अब हमारा देश को ज्यादा जरूरत है एंटरप्रेन्योर की, जो अच्छा मोची बनाए, जो अच्छा चाय बनाए, जो अच्छा एक्सपोर्ट करे, जो अच्छा वकील बने, अच्छा एनवायरमेंट बने, अच्छा सोशल वर्कर बने। तो आपको किसी का कहने पे आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर मत बनना। सबसे पहले तो आप अपना आप को जानो कि तू क्या चाहते हैं। फर्स्ट, जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि आप क्या पसंद करेंगे, तो किसी का कहने में जाकर आप कभी खुशी होगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में आप अपना उस फील्ड का जो भी एक्सपर्ट हो उसे ढूंढो। दिल्ली मुंबई आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जिला में, तुम्हारे गांव में अगर अच्छा बिजनेसमैन अगर तुम बनना चाहते हो तो उसका पहले सबने कहा बेटा बनकर, किसी ने नहीं कहा बाप बन के। सबसे पहले उसे बेटा बन करके उसे सीखो। देन थर्ड एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ पैसा ही सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं होता है। खेती करके भी आप बहुत ही जिंदगी आराम से खुशी से जी सकता है। एक छोटा सा आप कारोबार करके भी आप ये हो सकता है। वो खुशी तब आएंगे जब आप अपना खून पसीना की अगर उस बूंद से अगर आपको कुछ जिंदगी में कुछ मिलेगा तो। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका कुछ होगा नहीं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार ने बहुत ही स्कीम ले आया है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, लोन है, ये वो है। आप उन्हें डिस्ट्रिक्ट जो है ना प्लानिंग ऑफिस में जाके, डीएम ऑफिस में जाके गूगल करो, सारे के सारे चीज मिलेगा। देन हैविंग सेड दैट, आपको बोलेंगे आपको किस चीज से हमारा नौजवान को जनरली वो बहक जाते हैं। एक तो है कि आप सोशल मीडिया में रहते हैं, दूसरा है कि आप जल्दबाजी शादी कर लेते हैं। प्यार एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उस प्यार को बहुत कुछ चाहिए जो उस बगीचा को, उस फूल को संभालने के लिए। जल्दबाजी शादी नहीं करना है। तीसरी बात, शराब, ये वो, दिस दैट, ड्रग। अरे अगर इसमें आप घुस गया तो ना, एक बार अगर इस चंगुल में आ गया तो आप कभी बाहर नहीं आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना माँ पिताजी को उनका कहे हुए बातें, जो भी चाहे वो अनपढ़ गवार हो, लेकिन आपका भलाई के लिए कहें, उनका बात को सुनना। अपना गुरु को, तुम जहां कहीं भी पढ़ रहा हो, एक आप मक्खी मर वी जैसा होना है कि जहाँ जहर पूल से थोड़ा थोड़ा जो अपना जो है ना हनी बी निकाल ले और अपना एक छोटा छोटा सा घोंसला बना ले। कभी भी दुखी नहीं होना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे भारत या दुनिया तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। अगर तुम सचमुच उसके लिए काबिलियत बनना पड़ेगा, और काबिलियत बनने के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा। और मेरा ये सबको मैं ये भी कहूँगा, जिन्होंने सुबह में नहीं उठता है ना, वो आदमी जनरली कामयाबी नहीं होता है। जो जिन्होंने सुबह जल्दी उठता है वो पूरा दिन जीत लिया है। तो सेल्फ डिसिप्लिन द बैकबोन ऑफ द कोई भी चीज अगर तुम जिंदगी में करना चाहता है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। किसी को कहने पे नहीं, हर किसी को देख के नहीं, ये यहां से आना है। सर, स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर। आपकी फैमिली में दोनों बच्चियां ब्लैक बेल्ट हैं और आप बैडमिंटन के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स का महत्व आपके जीवन में क्या है और सबको क्या कहना चाहते हैं? कोई ना कोई खेल तो पकड़ ही लेना चाहिए, क्यों? एक तो है कि देखो, हम लोग तो नसीब नहीं था कि कुछ भी खेलने का, क्लास कॉलेज तक, हाई स्कूल में भी कुछ भी नहीं था। वो तो गांव में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ लक्कर भूखे। आज भी मेरा यहाँ में गड्ढा है, जंगल में जा जाके काटता है। जिसका जहां भी आप रह रहे हो, अगर आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं भी है ना, तो आप अगर उसमें दौड़ना ही बहुत बड़ी बात है। माँ पिताजी को साथ देना ही एक्सरसाइज हो जाता है। और जहां अगर आपको मौका मिलता है, जहां फुटबॉल खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का, बैडमिंटन का, तो मैं तो यही कहूंगा कि स्पोर्ट जो है लेवलर सिर्फ नहीं है, आपको जीने का राह देता है। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, हारने के बाद भी मुस्कुराता है, जीतने के बाद भी मुस्कुराता है, और जिंदगी को बैलेंस करना जानता है। दूसरों को कैसा टीम स्पिरिट बनाना है वो सीखता है। तो जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो जनरली अच्छा
टीम मेंबर बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, टॉलरेंस होगा। तो इसीलिए अगर जो भी जिस स्पोर्ट्स में भी तुम्हें पसंद है उसे तुम अपनाना है, लेकिन यही है कि ये एक मोहब्बत की तरह 100% तुम्हारा अटेंशन चाहता है। हम भी देखो 3 गोल्ड मेडल मिला है। जिंदगी में पानी पीने के लिए हम पहाड़ों में चढ़ करके आता था, जब हम 3 गोल्ड मेडल मिला तो कैसे मिला? मुझे 3 बार वहां का जो स्विमिंग पूल का इंचार्ज मुझे वार्निंग दे रहे थे लिखित में भी। जब मेरा दोस्त लोग सैटरडे संडे को फिल्म देखने जाते थे, उड़े जाते थे, हम चुपके से जा करके उसमें भी हम तैरना सीखता था। तो जिस चीज में तुम्हें रुचि है तुम पागल की तरह तुम करना पड़ेगा। बैडमिंटन तो हम लोग कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। जब आईपीएस में हम लोग ज्वाइन किया इतना अच्छा लगा। हम तो पहले सोचा ये फेदर क्या है, लेकिन आज मैं वेटरन चैंपियन भी हूँ और राष्ट्रपति भवन में हम लोग बैडमिंटन हॉल बनाए। जहाँ भी गया हमें एक बैडमिंटन हॉल बनाते रहते। और अभी मैं अरुणाचल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और ऑल इंडिया योनेक्स बैडमिंटन में हम लोग कंडक्ट कराता है, BIA का साथ हमें है। तो स्पोर्ट्स में इज अ वेरी वेरी ग्रेट लेवलर। और आपको बीमारी से भगाएगा, आप तनाव नहीं होगा, अच्छा खाना खाएंगे, मीन भूख लगेंगे, अच्छे से नींद आएंगे और ये एरे गेरे में जो ना ये गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे, गलत आदत आप नहीं पड़ेंगे। इसलिए कामयाबी होना तो एक स्पोर्ट तो करना है, आपको करना ही करना। आप देखो भगवान का आशीर्वाद से कोई दवा खाते नहीं, टच वुड। और तो इसीलिए जो है ना जिंदगी में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो एक स्पोर्ट तो सीखना है। सर, मिसेस गम्पी पदू हिदू मैम, अगर मैं आपकी वाइफ की बात करूं, आप टॉप कॉप हैं, सुपर हीरो हैं, ये बता दीजिए घर में टॉप कॉप कौन है? घर में टॉप कॉप मेरे दोनों बेटी है, मेरी माँ है, मेरा मिसेस है, जो है ना वी डोंट थिंक आई एम ए टॉप कॉप और टॉप। मैं सबसे पहले घर में भी ये सोचता हूँ, देखो हम सब मुसाफिर हैं एक बार, ये तो बस कुछ ही पल का हम लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। सर, अगर मैं गम्पी मैम की बात करूं, उनका रोल आपकी लाइफ में, हाउ विल यू डिफाइन दैट? क्या कहेंगे आप? वो इंसान सबसे नसीब वाले हैं, भगवान का सबसे बड़ा देन है अगर उसे अच्छा कोई प्यार करने वाला बीवी मिले तो। आई थिंक आई एम हैविंग दैट इज बहुत ही। इसीलिए मैं नौजवान देखने वालों को बोलता ना, शादी 100 बार सोच के करना, जल्दबाजी नहीं करना। मैं हमेशा मैं कॉलेज में भी इसको मैं जोक्स में भी सुनाता हूँ। प्यार का निशानी क्या है? बच्चा है ना, उस बच्चा को क्या तुम ऑटो लेकर के तुम भाग के हॉस्पिटल में दिखाएगा? उस फूल को क्या तुम एक झोपड़ी में लगाएगा? पहले अपना राशन कार्ड तो ले लो यार। राशन कार्ड डजंट मीन सिर्फ जॉब। राशन का मतलब कुछ धंधा करो, कुछ करो, इकोनॉमिकली तुम वायबल हो, ताकि जिसको तुम प्यार करता है उसके लिए एक जो बेसिक नीड है उसको आप दे सके। एक छोटा सा आशिया ना हो, कभी दुख तकलीफ में तुम्हारे लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। लड़की तो बहुत मिलेंगे यार। इसीलिए ये प्यार की हिंदी फिल्म वाला इसको देख करके कभी नहीं करना। हम लोग भी जब हिंदी फिल्म देखते थे तो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता था, क्या क्या है एक दूसरे के लिए देख हम लोग भी पागल हो जाता था। लेकिन ये सब नहीं देखना है, जिंदगी कुछ और है। हिंदी फिल्म वाला को हम लोग, हिंदी फिल्म सर को भी बोलता है कि ऐसा आप डबल अनरियलिस्टिक मत बनाओ, ये युवाओं को बर्बाद कर देते हैं। आपको सुनते सुनते मुझे आप ही की बात याद आई। आपने जॉन एफ कैनेडी को कोट किया कहीं पर, What you can do for your country, और फिर आप ये भी कहते हैं कंट्री क्या है? You and me. Yes. So I can completely relate to what you are saying now. आप Yes. इतना कुछ देश के लिए, समाज के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं, और आज के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब आपसे आज ये प्रेरणा लेकर जा सकते हैं। आपको ये सुनते हुए ये जान सकते हैं कि जीवन जीने का असली महत्व, उसका मीनिंग ऑफ लाइफ एक्चुअली है क्या। तो जितना पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, यही छोड़ के जाएंगे। अगर तुम अपना जिंदगी में कुछ भी बन जाता है, मैं तो सबसे यही मैं अपील करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना गांव को नहीं भूलना है, अपने देहात को नहीं भूलना है, जहाँ जन्म लिया उसे नहीं भूलना है, अपना स्कूल को नहीं भूलना है, अपना गुरु को नहीं भूलना है, अपना माँ पिताजी को तो प्यार करना ही है। तब होगा तो तुम्हें शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो ये दुनिया और अच्छा जगह होगा सबके लिए। तो जो आप साथ लेके जाएंगे वो होंगे आपके कर्म। बिल्कुल। और हिब्बू सर, हम सबके लिए ये जो प्रेरणादायक आपका जीवन है, ये पूरी तरह से हमें बिल्कुल सिखाता है कि
कैसे हम अपने कर्मों को और बेहतर करें, क्योंकि अंत में तो वही साथ जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हाँ, इसको ध्यान रखना है, बार बार बोलते हैं, इफ यू वांट टू सी द चेंज इन सोसाइटी, बी द एजेंट ऑफ चेंज। अगर आप समाज में बदलाव ले आना चाहता है तो जैसा बापू ने कहा कि तुम उसमें खुद उस बदलाव में खुद ही शामिल हो जाना, तब समाज में, घर में, देश में, तुम्हारे गांव में बदलाव आएंगे। मैं आज में विपो ऐसे कि जब भी हम गांव जाते हैं, हम नदी को हमारा छोटा नदी साफ करते हैं, गांव को साफ करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पशु पक्षी को मैं कैंपेन कर, तुमने पूछा नहीं हो, आई एम एनिमल लवर। मैं सबको बंदूक कुंडूक में अपना माँ को भी, वो जो है जितना मेरा अंकल इंजीनियर, सबको मैंने प्रेरित करके मैंने उनका बंदूक को छीन लिया है प्यार से, ताकि वो शिकार ना करें। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत दिल की बात पूछा समाज के लिए, देश के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलके अपना भारत माँ के आंचल में सब खिलेंगे हंसी खुशी से। So be the change you want to see. Yeah, be the change you want. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. इस वार्तालाप के बाद दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उम्मीद है आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।